जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान किस तरह के राजनीति समीकरण बदले, क्योंकि उसी दौरान राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली, वो जो अभी भी चल रही है, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। तो बीते दिनों इन घटे सियासी घटनाक्रम को लेकर लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत परवेज भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। लोकेश जी, पिछले कुछ दिनों में देश में वोट चोरी से लेकर संसद का हंगामा और संसद के हंगामे के बीच ही वोटर अधिकार यात्रा, ये बड़े सियासी घटनाक्रम घटे हैं। इसमें इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मोदी जी की सरकार को लगभग 11 साल हो गए। पिछले 10 साल में लगा ही नहीं कि विपक्ष कहीं है, विपक्ष नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में है भी कि नहीं है। पहली बार इस 1 महीने में लगा कि हाँ विपक्ष है और बहुत मजबूत है। हालांकि सरकार तो पिछली बार ही 240 सीट पर आ गई थी, लेकिन विपक्ष की जो चहलकदमी एक होता ना, एक उसका भौकाल, वो पहली बार इस बार दिखाई दिया। पहली बार लगा कि नहीं, ये अपराजय नहीं है, इनको मिनटों में हरा जा सकता है। और इसकी जो देन है वो, इसमें कोई शक नहीं, ये सारा जो सिस्टम खड़ा किया राहुल गांधी ने किया था, उसकी जबरदस्त मेहनत उस आदमी ने की है। और उसके बाद फिर उनके जो सबसे बड़े पक्के सहयोगी हैं विपक्ष में, वो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव है। देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, राजनीतिक रूप से बिल्कुल खामोशी देश में थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट की माधोपुर विधानसभा को वो चिन्हित करते हैं, 1 लाख से अधिक वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हैं। उसके बाद सियासत गरमाई है, उसके बाद तमाम सियासी घटनाक्रम घटे हैं। तो इन दावों में कितना दम आप मानते हैं? क्या वोट चोरी वाले दावे में? उसमें तो दम की बात तो प्रूव कर दिया उसने तो पूरी। दरअसल मैं आपको एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी इल्जाम और आरोप शुरू से लगा रहा था, और उसका एक भी आरोप गलत और झूठ नहीं था। वो हर बार सच बोल रहा था, जो उसकी जानकारी थी। लेकिन हो क्या रहा था कि पहली सरकारों में तो मीडिया पावरफुल भी थी, उनके पास प्रचंड बहुमत भी था। इस बार एक तो बहुमत की कमी हुई, दूसरी पहली बार से रणनीति बदली। इस बार उन्होंने 6 महीने वेट की चुनाव के रिजल्ट के बाद में, और पूरा हर चीज का अध्ययन किया, पूरा सिस्टम लेकर आए। आप देखिए, जो उसकी पीसी थी, वो जिसमें उन्होंने बताया था कि वोट चोरी कैसे कहते हैं, वो ऐसे थी जैसे किसी कंपनी का सीईओ अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो। ये किसी पॉलिटिशियन आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो मैं तो उसकी इस प्रतिभा को देख के भी हैरत में गया कि यार, ये आदमी तो कमाल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला, पहले इंग्लिश बोलता रहा, बाद में हिंदी, फिर हिंदी में बोल दिया उसने वही चीज होगी। तो वो जो प्रेजेंटेशन आया उसका, वो जो प्रूफ के साथ पूरा उन्होंने कह दिया कि वोट चोरी एक्चुअल में ऐसे हुई थी, वो कम समझ वाले लोग को भी सीधे दिमाग में घुसी, कहा यार तो हो रहा है, साफ दिखता है। अच्छा लोकेश जी, बेंगलोर सेंट्रल जो है कर्नाटका की विधानसभा सीट है, और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। इंडिया के सहयोगी दल और देश में तीसरे नंबर का राजनीतिक दल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उसी दौरान कहते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, और अगर वहां पर इतने बड़े पैमाने पर ये धांधली हुई है तो कांग्रेस को चाहिए कि वहां अधिकारियों पर कार्रवाई करे। तो जब ये सब कुछ लगता है और कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, तो कार्रवाई में देरी है। अब देखिए, हमारा जो संघीय ढांचा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम आदमी को पता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, यूपी में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है। ये सबको पता है, योगी जी का उनका 36 का आंकड़ा है। उसके बावजूद भी लंबे टाइम तक डीजीपी और ये सब कार्य उसमें क्यों चलते रहे? उनका कार्यकाल बढ़ने में दिक्कत आई। अपनी मर्जी का अधिकारी तक आप मुख्य सचिव तक नहीं बना सकते, बना दिया उन्होंने। इस बार जब आया तो उन्होंने बना दिया। अब क्या किया योगी जी उसके साथ में? वो 1 महीना छुट्टी पे चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कोई तबादला का आदेश करे, जो एक मुख्य अधिकारी हैं योगी जी का, उन्होंने रोक दिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री अगर है भी कई विपक्ष का, तो इतना आजाद नहीं है। इसके लिए आपको चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, हालांकि आपका वीडियो शायद लंबा हो जाए, बहुत आम आदमी को जानकारी नहीं है। हमारा ढांचा है ना, संघीय प्रशासनिक ढांचा, तो उसमें 2-3 चीज मेजर है कि जो IAS अफसर होगा, IPS अफसर, ये केंद्र के कर्मचारी होते हैं, ये स्टेट के कर्मचारी नहीं होते। एक बात। फिर कैडर होता है। कोई भी आदमी अपने मूल प्रदेश में केवल 1 तिहाई अधिकारी रह सकते हैं। यानी अगर यूपी में 500 अधिकारी हैं, तो उसमें 150 से ज्यादा नहीं रह पाएंगे यूपी के, वो बाहर की स्टेट के होंगे। ये सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। तो अभी आपको शायद जानकारी होगी, जो आप पत्रकार है, ज्यादातर जगह जो गुजरात के बड़े अफसर से वो बैठे हुए हैं। हर जगह उनकी पूरी कमान है, हर चीज PMO से चलती है। तो कोई मुख्यमंत्री इतना आजाद नहीं है। और आखिरी बार तो उसमें इस आजादी को बिल्कुल छीनने के लिए तो अभी बिल लेके आए थे, ये वो नहीं चल पाया। काम अलग बात है, चलेगा नहीं चला मुझे नहीं पता, फिलहाल तो नहीं चल पाया। तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे,
लेकिन अफसर्स की नियुक्ति इन चीजों में उनकी इतनी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही थी, पंगु है किसी हद तक। लेकिन अखिलेश की एक बात में मजबूती है कि ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन चोरी इस लेवल पे हो रही है ये किसी को पता नहीं था। अच्छा, जो मानसून सत्र था उसमें 120 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन मात्र 37 घंटे चर्चा हुई है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जहां जनता की बात करनी थी, जनप्रतिनिधि चुन के जिन्होंने भेजा है उनकी आवाज उठानी थी, वहां हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ गई है। वही विपक्ष कह रहा है कि जो हम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं उन पर उनसे सरकार भाग रही है, उन पर चर्चा नहीं करना चाहती। देखो भाई, संसद में कौन जाते हैं? जनप्रतिनिधि। 542 लोगों के बाद संसद आप चुनते हैं। अगर उनके चुनने में कोई खामी है, उस पर आवाज उठा रहे हैं कि आपने गलत तरीके से चुन दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये हो गई ना। इसी भी तो बात करना चाह रहा था विपक्ष। आप बताइए, किसी देश की संसद है, सदन है, सर्वोच्च सदन है, आप वहां अगर चुन के जा रहे हैं कोई आदमी, उस पर डाउट क्रिएट हो गया, उन्होंने प्रूव कर दिया। बहुत जगह वो उदाहरण है, यूपी में तो 18,000 एफिडेविट अखिलेश जी ने दिए थे, जिसमें बड़ा पंगा हो रहा है फिलहाल। तो इसका मतलब है कि आपके जो लोकसभा जो आपके चुने जा रहे हैं सांसद, इनमें कहीं गड़बड़ है, आपका सिस्टम कहीं दिक्कत दे रहा है। तो इस पे चर्चा महत्वपूर्ण थी या किसी और चीज पे चर्चा महत्वपूर्ण थी? पिछले सांसद अगर वो कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी कह रही है इन पे चर्चा करो, तो सही थे अपनी जगह, लेकिन सरकार चर्चा क्यों नहीं चाहती थी? इससे फिर एक बार साबित हुआ कि जो इल्जाम है वो सही है। देखिए, इल्जाम लगा चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, उसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। वो तो जवाब दे नहीं रहा है, जवाब दे रही है आप। चुनाव आयोग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और कई तरह की दलीलें भी दी। कितने दिन बाद जवाब दिया? ये मुद्दा है, तुरंत जवाब देना चाहिए था। दूसरी बात, चुनाव आयोग की बात पे आ जाओ। आप राहुल गांधी से मांग रहे हैं एफिडेविट, तो क्या चुनाव आयोग एफिडेविट दे देगा? जो भाषा चुनाव आयोग की थी ना, वो भाषा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। यही आरोप पूर्व आईपीएस जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी लगाया कि कन्नौज में अखिलेश यादव ने फर्जी वोट बनवा रखे हैं, भाजपा के वोटरों के कटौती। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर तो सवाल भाजपा के लोग भी उठा रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग भाजपा के लोगों ने इससे पहले तो सवाल नहीं उठाया। जब कांग्रेस की आपकी राहुल की पीसी आई, उससे पहले कांग्रेस भाजपा ने सवाल उठाया? नहीं उठाया ना। इसके बाद तो सवाल उठाया। अब यानी एक तरीके से काउंटर करना चाह रहे हैं, यानी मामले को संदेहास्पद बनाना चाह रहे हैं। अरे भाई, चुनाव आयोग आपका, अफसर आपके सारे, तो इसमें अखिलेश का क्या रोल है? और कहाँ साबित हो पाया अखिलेश ने फर्जी वोट बनवा रखे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई करो। वो तो कह रहे हैं, वो तो खुल के भाई कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं वो, और कर क्या रहे हैं लगातार। ये तो एक तरीके से इनका सिस्टम है कि ये इकोसिस्टम बना हुआ है। एक आदमी बोलेगा, दूसरे चीख चीख के बार बार उसको इको इको करना शुरू कर दे। भाई ऐसा नहीं, हर आदमी वही चीख के बोलेगा। आप देखना ट्विटर पे एक आदमी ट्वीट आएगा अलग अलग नाम से, सेम लाइन जो कि तो आएगी, अर्धविराम पूर्णविराम भी वही लगा होगा। तो एक सिस्टम बनाया इन्होंने पूरा, वहां से चलता है ये। अमित मालवीय जी के यहाँ से चीखने लगते हैं सब उसी बात के ऊपर, यानी एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाएगा। ये तो वाली कंडीशन है। सारा विपक्ष कह रहा है भाई जांच कराओ, जांच कराने को अब तैयार नहीं है। विपक्ष के ऊपर ही आपने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। यही तो इल्जाम विपक्ष का है जो आप उस पर लगा रहे हो। कैसे संभव है? पॉसिबल नहीं है। अब बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए हैं। आधार कार्ड को मान्य आईडी, जी, आधार कार्ड को भी एक आईडी के रूप में मान लिया गया, जो पूर्व में निर्वाचन आयोग द्वारा मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आधार कार्ड को भी आईडी के रूप में माना जाए। तो बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरह का आप देख रहे हैं? क्या राजनीतिक बदल रही है? क्या कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसके पक्ष में कोई माहौल बन रहा है? देखो, पहले तो जो आपने आधार की बात की, उस पर जरा सी मतलब हास्यास्पद बात है। सुनो, इन्होंने कहा आधार कार्ड को वैलिड नहीं मानते, मान्य नहीं होगा, पासपोर्ट मान्य है, और पासपोर्ट बगैर आधार के बन नहीं सकता। आधार कार्ड के बिना खाता नहीं खुल रहा। आधार कार्ड के बगैर आपका खाता नहीं खुल सकता। आप सारी चीजें आप आधार से जोड़ रहे हैं, वोटर लिस्ट के अलावा। देखिए कमाल, वोटर लिस्ट सबसे पहले आधार से जुड़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं जोड़ पा रहे हैं। अब आप कह रहे आधार मान्य नहीं है, पासपोर्ट मान्य है, पासपोर्ट बगैर आधार के बन नहीं सकता। तो इनकी तो ये उलटबाजियां हैं, अब जनता समझने लगी है। दूसरा सवाल आपका कि बिहार में मैं क्या देख रहा हूँ। बिहार में जबरदस्त बदलाव का दौर है। बिहार बहुत उर्वर धरती है, और राहुल और तेजस्वी की जो वहां एक कॉम्बिनेशन बना है, वो जबरदस्त रिजल्ट देगा आएगा। चुनाव में अगर कोई धांधली करने में कामयाब नहीं हुए, जिसके लग रहा है शायद इस बार कामयाब ना हो पाए। मैं हर बार बोलता हूँ, आप देखो कई चुनाव से आपसे बोलता हूँ कि अगर चुनाव फेयर हुए तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, बिहार के चुनाव अगर 95% भी फेयर हो गए तो कोई वजह नहीं है वहां सरकार ना बदल जाए। सरकार इनकी कांग्रेस और राजद की बनेगी।
तो आपको लगता है कि बिहार में जो राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, उसका असर जमीनी स्तर पर है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? सर, उसका असर बिहार में नहीं है। बिहार में तो आप समझिए कि परिवर्तन आ चुका है। उसका असर पूरे देश में पड़ रहा है जबरदस्त तरीके से। मैं ताज्जुब में हूँ परवेश भाई, जिस दिन राहुल की पीसी हुई तो बिल्कुल यही गंगों की बात है, जहाँ वो सोसाइटी है उधर हमारे बीच बाजार में हीरा बैंड के आसपास, वहां एक चाय की दुकान पे एक सब्जी बेचने वाला जो ठेले पे सब्जी बेचता है और एक जो कुर्सी लगा के नाई की दुकान करता है, उन्हें पता है कि राहुल ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये चीज साबित कर दी, जबकि मेन मीडिया पे तो कहीं नहीं आया था ना वो। और शाम को पीसीआई अगले दिन की बात है, सुबह की है। इसका मतलब ये मैसेज बहुत तेजी में बहुत नीचे तक पहुंच गया है। अब क्या सिस्टम काम कर रहा है समझ लीजिए कि परिवर्तन कहीं है, ये सत्ता समझ नहीं पा रही है। जमीन से जुड़े हुए लोग, आप जैसे हम जैसे लोग जो जमीन पे देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। आज मुझे 2 नेता मिले बीजेपी के, मंडल स्तर के पदाधिकारी रहे, थोड़ी देर पुरानी बात है, अभी 2-2.5 घंटे पहले ही यही मुझे मिले। तो वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे दोनों, वो दोनों ओबीसी हैं जी। मैंने उनसे पूछा क्या स्थिति है, कहना भाई साहब निजी बात है, जिक्र मत करना। मैंने क्या, कहले सरकार हमारी नहीं है। मैंने कहा आप तो पदाधिकारी रहे, बोल हाँ रहे हैं, लेकिन दिल से कह रहे सरकार हमारी नहीं है ना। क्या लग रहा है यूपी में? सरकार बदल रही है। जो बीजेपी के भी जो पदाधिकारी जो अंदरूनी लोग हैं, वो निजी बातचीत में कबूल कर रहे हैं कि सरकार बदल रही है। सरकार 2022 में बदल जाती, लेकिन इस बार तो पक्का बदल रही है। अब बिहार में बदल रही है, यहाँ के चांस बने हुए हैं और पूरे देश में माहौल बना हुआ है। बीजेपी बैकफुट पे है, तो आप और राहुल, तेजस्वी और अखिलेश से ज्यादा और क्या मांग सकते हो? तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है? जबरदस्त तरीके से बैकफुट पे। फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो उसके पूरी तरह खिलाफ है, इसमें मुझे कोई शक फिलहाल नजर नहीं आता। ऊपर से फिर और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। ट्रम्प महोदय, जिनके लिए हवन यज्ञ करते थे हमारे भक्तगण, प्रधानमंत्री, लेकिन उनके समर्थक एक पूरे एक आर्मी है, प्रचार करने के लिए करते थे, उनके लिए हवन किए। ट्रम्प आए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रम्प आए तो पूरा उल्टा उन्होंने बाजा बजा दिया इनका। अब वो बहुत उन्हें महंगा बैठ रहा है। फिलहाल देखिए क्या होता है। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के पार्लियामेंट तक की सियासत पर लोकेश सलारपुरी जी से हमने चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।